Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Parvinder Kaur and I am a commerce teacher. Today we start up with chapter number 15 of macroeconomics, that is foreign exchange rate. So foreign exchange means export and import of goods or services across the nations. So जब हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हैं तो एक्सचेंज मनी भी हो रहा है। तो मनी जो है, जैसे इंडिया का कोई पर्सन है, उसने बाहर से कोई फॉरेन से कोई परचेज़ की है गुड्स, तो उसकी जो पेमेंट करेगा वो इंडियन रुपीज़ में तो करेगा नहीं, तो वो कन्वर्ट करेगा उस कंट्री की करेंसी में। तो जो कन्वर्ट करने के लिए हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं या कोई मेजर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो मीनिंग एंड डेफिनेशंस क्या हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की? फॉरेन एक्सचेंज इज़ अ एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द करेंसी ऑफ अ कंट्री विद द करेंसी ऑफ सम अदर कंट्री। मीन्स इंडिया की करेंसी को अगर हमने चेंज करना है अमेरिका की करेंसी में या कनाडा की करेंसी में, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो इन अदर वर्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ दैट रेट ऑफ एक्सचेंज एट विच 1 यूनिट ऑफ अ करेंसी, हमारे इंडिया का 1 रुपी अगर हमने कन्वर्ट करना है तो अमेरिका के कितने डॉलर्स के इक्वल होएगा। सो अकॉर्डिंग टू G. Crowther, the rate of exchange measures number of units of one currency which is exchanged in the foreign market for 1 unit of another। हमारे इंडिया का 1 रुपी कनाडा के $1 या अमेरिका के कितने डॉलर्स के इक्वल है। सो अबव डेफिनेशन से हमें ये क्लियर हो गया कि एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जिससे दो कंट्रीज़ एक्सचेंज कर रही हैं गुड्स और सर्विसेज, उसके रिगार्डिंग जो पेमेंट होती है उसको मेजर करते हैं। सो इट मेक्स क्लियर, ये क्लियर करता है हाउ मनी यूनिट्स ऑफ द करेंसी ऑफ सम अदर कैन बी हैड इन एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ अदर। इन्होंने एग्जाम्पल लिया, जैसे अमेरिका का $1 हमारे 50 रुपीज़ के इक्वल है, तो $1 किसके इक्वल है? इंडिया के 50 रुपीज़ के। सो देयरफॉर ₹50 $1 के इक्वल है। और $1 में कितने सेंट्स होते हैं? 100। जैसे हमारे 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही $1 में 100 सेंट्स होते हैं। सो 50 रुपीज़ किसके इक्वल है? 100 सेंट्स के। और इसकी अगर हम कटिंग करें तो ये क्या आ जाएगा? ₹1 किसके इक्वल है? 2 सेंट्स के। सो एक्सचेंज रेट अमेरिका और डॉलर में क्या आ गया? 2 सेंट्स 1 रुपीज़ के इक्वल है। तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट की 2 मेन टाइप्स हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लैक्सिबल। फिक्स मीन्स जो फिक्स रहता है एक्सचेंज रेट, फ्लैक्सिबल मीन्स जो चेंजेस होते हैं, दैट इज़ फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब इनको ब्रीफ में रीड आउट करेंगे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, द एक्सचेंज रेट विच इज़ डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। वो वाला एक्सचेंज रेट जो कि गवर्नमेंट है किसी कंट्री की, वो डिटरमाइन करती है, दैट इज़ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ओनली मार्जिनल चेंजेस, मार्जिनल मीन्स नॉमिनल चेंजेस ही इसमें हम इंक्लूड करते हैं। इनफैक्ट फॉरेन फिक्स एक्सचेंज रेट है वो प्रिवेल करता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, इस सिस्टम में अगर हमने एक्सचेंज रेट की वैल्यू निकाली है, जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो वैल्यू पता होनी चाहिए कि उस टाइम पे कितनी चल रही है करेंसी वैल्यू। तो उस कॉमन यूनिट हम क्या लेते हैं? गोल्ड को, कि 1 रुपी या 100 रुपये से हम कितनी वैल्यू गोल्ड की फॉरेन करेंसी में बाय कर सकते हैं। तो कॉमन यूनिट हम लेते हैं गोल्ड को। सो बाय मेकिंग कंपैरेटिव एनालिसिस द वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ द अदर विद द सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड, रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन 2 कंट्रीज वाज डिटरमाइंड। सो फिक्स्ड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एंड एडजस्टेबल पैक सिस्टम, दैट इज़ अ ब्रेटन वुड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होता है? अंडर दिस सिस्टम द वैल्यू ऑफ करेंसी, किसी भी कंट्री की वैल्यू अगर हमने निकालनी है करेंसी की, तो उसको कैसे करेंगे कन्वर्ट? गोल्ड की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। सो इस तरीके से हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम पता लग जाता है। ये देखेंगे कि अगर हमने 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ख़रीदना है तो उसके लिए कितने रुपीज़ लगते हैं? अमेरिका का 100 ग्राम गोल्ड अगर हमने ख़रीदना है तो उसके लिए इंडियन कितने रुपीज़ हम पे करेंगे? अगर 10,000 या 1,000 रुपीज़ कर रहे हैं या 100 रुपीज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ एक्सचेंज रेट, ऐसे डिटरमाइन किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। सो दिस सिस्टम वाज प्रिवेलेंट, ये सिस्टम कब प्रिवेलेंट होता है? 1880s और 1914 तक ही ये सिस्टम होता था, जब हमारे पास फुल बॉडीड कॉइन कौन से होते हैं? जिसमें फेस वैल्यू और उसकी मॉनेटरी वैल्यू, फेस और मॉनेटरी वैल्यू सेम होती है। फेस मीन्स जो उस पर लिखा होता है, और पैसे की फॉर्म में, गुड्स की फॉर्म में जो वैल्यू है वो भी सेम होती है।
ये होते हैं सोने चांदी के सिक्के चलते थे तब उस टाइम पे। सो सपोज किया है इन्होंने कि अगर प्राइस 1 ग्राम गोल्ड का अमेरिका में 500 रुपीज़ है, इंडिया के 1 ग्राम गोल्ड वो किसके इक्वल है, 500 रुपये की। तो इससे क्या पता चल जाएगा हमें कि 500 रुपीज़ किसके इक्वल है, $10 के। सो प्राइस ऑफ $1 इज इक्वल्स टू 500/10, 50 रुपीज़। सो दिस इज़ द एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट इज़ एडजस्टेबल पैक सिस्टम। ये सिस्टम को हम ब्रेटन वुड सिस्टम बोलते हैं बिकॉज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम की कुछ कमियां थी, क्योंकि उसमें अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गया था। इसलिए फ्लेक्सिबल सिस्टम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने के लिए एडजस्टेबल पैक सिस्टम बनाया गया है। ये सिस्टम 1944 से स्टार्ट हुआ और 1971 तक प्रिवेलेंट रहा। इसमें क्या है, एक ब्रेटन वुड एग्रीमेंट साइन, एक समझौता हुआ कुछ कंट्रीज़ में। उन्होंने ये कहा कि अगर हमने एक्सचेंज करना है एक दूसरे के साथ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो हम बेस किसको मानेंगे, अमेरिकन डॉलर के गोल्ड को, अमेरिकन डॉलर को या फिर उसके गोल्ड को। सो अमेरिकन डॉलर क्या है, फुली कन्वर्टेबल हो जाता है गोल्ड में, और उसका प्राइस जो है वो कितना सेट, 1 आउंस का, जैसे 1 ग्राम होता है गोल्ड का, उसका प्राइस कितना सेट किया गया, $35। सो ऐसे हम एक्सचेंज रेट फाइंड आउट करते थे। तो इसमें क्या था कि जो चेंजेस करने होते थे, अब थोड़ा सा एडजस्टेबल है तो नो चेंजेस आर परमिसिबल इन द रेट, बट कुछ भी चेंजेस नहीं किए जाते थे, लेकिन अगर चेंज करने थे तो हमें परमिशन लेनी पड़ती थी IMF से। IMF इज़ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो कितने का चेंजेस कर सकते थे, ओनली 1%, या तो 1% इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर 10% है हमारा एक्सचेंज रेट तो उससे 1% या तो इंक्रीज़ कर जाएगा या डिक्रीज, सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ता था। सो दिस इज़ अ नॉन एज एडजस्टेबल पैक सिस्टम, जिसमें माइनर चेंजेस करते थे। और ये ब्रेटन वुड क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये ब्रेटन वुड एग्रीमेंट था जिसमें कुछ कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट साइन किया था कि हम अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो ये रेट रखेंगे, अमेरिकन डॉलर या फिर गोल्ड को बेस मानेंगे। एडवांटेजेस क्या है इसकी, स्टेबल था हमारा एक्सचेंज रेट, मतलब एक ही रहता है। प्रमोशन होती है इंटरनेशनल ट्रेड की, क्योंकि सभी को रेट पता होता है चीज़ों का। प्रमोशन होती है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। प्रमोट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे है, अब इन्वेस्टर्स को पता है कि उसने किस में अपना पैसा, किस कंट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, रेट्स सभी को पता है। दैट्स वाई डिफ़िकल्टीज जो होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। एब्सेंस ऑफ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन इज सट्टेबाजी। अगर चेंज होता है हमारा एक्सचेंज रेट, अगर चेंज होता है तो लोग क्या करते हैं, सट्टेबाजी लगाते हैं कि आज इस मार्केट में अमेरिका का इतना प्राइस चलेगा, जैसे क्रिकेट्स पे लगती हैं स्पेकुलेशन होते हैं वैसे। यूज़फुल फॉर ट्रेड डिपेंडेंट कंट्रीज, जो ट्रेड पे डिपेंड होती है उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे हमारा डिमांड सप्लाई इक्वल होते हैं, तो इसमें कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं आती। कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल इन एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, चेंज नहीं कर सकते। ह्यूज रिजर्व्स चाहिए फॉरेन करेंसी के, क्योंकि हमें पता है कि हमने इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो दूसरी कंट्री के उतना हमें करेंसी चाहिए ही चाहिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड साइकिल, अगर ट्रेड साइकिल्स बूम, रिसेशन, डिप्रेशन का टाइम पीरियड है, उस पर हमने कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ये बहुत डिफ़िकल्टी है। सूटेबल फॉर शॉर्ट पीरियड, ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए सूटेबल है। प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या होता है, पैसे की सिचुएशन, वो लाना मुश्किल है। कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन, अगर एक कंट्री से हम कंपेयर करें तो हमारी वैल्यू करेंसी है कंट्री की वो डीवैल्यू कम हो रही है। नीड फॉर कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल की बहुत ज़रूरत पड़ती है बिकॉज सरकार की बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। सो दिस इज़ अबाउट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, द एक्सचेंज रेट विच इज़ डिटरमाइंड, जिसको हम डिटरमाइन करते हैं या मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस। आपको मार्केट फोर्सेस पता है, डिमांड और सप्लाई। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई की कर्व्स कट करती हैं वहाँ पे एक्सचेंज रेट मेजर किया जाता है। सो इन अदर वर्ड्स, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज़ अ रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज, इंटरनेशनल मार्केट में कितनी डिमांड है प्रोडक्ट्स की, कितनी सप्लाई हो रही है, उससे हम एक्सचेंज रेट मेजर करते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, E मल्टीप्लाई R इज़ द एक्सचेंज रेट, वो कि F इज़ अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
नेक्स्ट डिटर्मिनेशन कैसे होती है, डिमांड कैसे है। अब हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिमांड होती है टू मेक डायरेक्ट परचेजेस। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स दूसरी कंट्री का पैसा हमें क्यों चाहिए, ताकि हमने डायरेक्ट परचेजेस करने हैं, इंपोर्ट करने हैं गुड्स, गिफ्ट ग्रांट्स देनी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को परचेज करनी है, फाइनेंशियल एसेट्स, स्पेकुलेशन करनी है, या इंटरनेशनल डेट, हमने अंतर्राष्ट्रीय कोई कर्जा लिया हुआ है उसकी पेमेंट करनी है। सो फॉर द पेमेंट और इम्पोर्ट हम डिमांड करते हैं दूसरी कंट्री की करेंसी की। अब सप्लाई, हमारी कंट्री की सप्लाई कब होती है पैसे की, जब रिसिप्ट होती हैं एक्सपोर्ट्स की। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, foreign exchange transfer to foreign exchange market of the country with the purpose of speculation. Foreign exchange repatriated to the country by the normal residents of the country living in the foreign countries. foreign country में हमारा कोई रेजिडेंट रह रहा है, वो यहाँ पे foreign country की करेंसी भेज रहा है, तो हमारे पास उसकी रिजर्व्स, दूसरी कंट्री के रिजर्व्स ज़्यादा हो जाते हैं, सप्लाई हो जाती है। अब डिटर्मिनेशन कैसे होती है, देखो यू ऑल नो वेरी वेल कि जो डिमांड कर्व होती है वो हमेशा डाउनवर्ड जाती है और जो सप्लाई कर्व होती है वो हमेशा अपवर्ड जाती है। तो जहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो यहाँ पे हम बनाएंगे y0x, इधर डिमांड एंड सप्लाई ले रहे हैं और इधर क्या ले रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट ले रहे हैं। डिमांड की कर्व ये है, सप्लाई की कर्व ये है। जहाँ पे ये कट करें दैट इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे M पॉइंट ले लो या Q पॉइंट ले लो और यहाँ पे P पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर ये वाला पॉइंट देखा जाए, इस पॉइंट पे देखो इतनी एक डिमांड कर्व है और सप्लाई कर्व इतनी ज़्यादा है। सो डिमांड क्या है यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे आने के लिए हमें प्राइस को, फॉरेन एक्सचेंज के रेट को कम करना पड़ेगा। और अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो यहाँ तक सप्लाई कर्व कम है लेकिन डिमांड कर्व ज़्यादा है। सो डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई। सो यहाँ इस लेवल इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए हमें प्राइस को ज़्यादा करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इन फ्लेक्सिबल सिस्टम। ये हमारा एक्सचेंज रेट है और अगर इस पॉइंट पे है तो हमें रेट को कम करना पड़ेगा बिकॉज हमें इस पॉइंट पे जाना है, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। और अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो हमें एक्सचेंज रेट को बढ़ाना पड़ेगा। सो यही लाइंस लिखी हुई हैं, ध्यान से रीड आउट करो और कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क।